जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी डायग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का लगातार ये डिमांड था कि गुरुजी एनसीईआरटी में जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे मित्र, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एनसीईआरटी में बायो से संबंधित जो भी डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। हम लोग सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी। पहला ऑप्शन आपका ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये रहा, तीसरा ऑप्शन ये रहा और चौथा ऑप्शन आपका ये रहा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि इसमें विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ध्यान दीजिएगा कि विद्युत आवेग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी विद्युत आवेग को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं। और आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये किस चीज का डायग्राम है? तो मेरे मित्र, ये जो है ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है। किस चीज का डायग्राम है? न्यूरॉन का डायग्राम है। और आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जंतु के अंदर नियंत्रण और समन्वय की, तो नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा मेनली रूप से किया जाता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? आप कहते हैं सर न्यूरॉन से बना होता है। और एक्चुअली में ये क्या है? तो आप कहते हैं गुरुजी ये जो है ये एक प्रकार की कोशिका होती है, सेल होती है। तो हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो न्यूरॉन है इसके अलग अलग पार्ट कौन से हैं और फिर इसमें इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स होते हैं यानी कि जो विद्युत आवेग होते हैं वो प्रवाहित कैसे होते हैं, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जाते हैं। इसके लिए आपको पहले समझना होगा सर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सभी देख पा रहे हैं कि आपको ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे और यहाँ भी देख रहे हो। मेनली यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपको याद रखने होंगे जिससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी सेशन में लास्ट में हम लोगों को न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है इसमें हम लोग को एक चीज और करना होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो न्यूरॉन के आगे में आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? इसको डेंड्राइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंड्राइट बोला जाता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा सर। ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम लोग इसको नाम देते हैं। ये वाला जो आप संरचना देख रहे हैं ये क्या हो गया हमारा? डेंड्राइट्स हो गया। और ये जो आप पूरा गोल वाला संरचना इधर अंदर में देख रहे हैं सर, इसको क्या बोला जाता है? इसको साइटोन बोला जाता है। इसको साइटोन बोला जाता है या फिर सेल बॉडी बोला जाता है। हिंदी में कोशिका काय बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इस तरह से निकला है, क्योंकि न्यूरॉन से ये जो सेल बॉडी है इससे बहुत सारे ब्रांचेज युक्त क्या होती है? तो सर ब्रांचेज युक्त इस तरह की तंतुएं निकलती है या आप कह सकते हैं बहुत सारे शाखा निकलती है। और इसमें जो लंबा शाखा रहता है उसको क्या बोला जाता है? तो सर इसको एक्सोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोन बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एंड में रहता है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं इंग्लिश में। नर्व एंडिंग कहते हैं इंग्लिश में, या फिर इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में न्यूरॉन का अंतिम सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन का अंतिम सिरा कहते हैं। तो आप सभी न्यूरॉन के इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लेंगे क्या कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये डेंड्राइट्स कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स हो जाएगा। और ये जो पूरा संरचना आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको साइटोन या सेल बॉडी बोला जाता है। और ये जो डाउट संरचना यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है सर? न्यूक्लियस है, यानी कि ये आपका कह सकते हो नाभिक हो जाता है न्यूरॉन का। और
इसके सेल बॉडी से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, शाखा निकलते हैं, लेकिन उसमें से कोई आपका एक ऐसा होता है जो क्या होता है, लंबा होता है, और उसी लंबा शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है, नर्व एंडिंग हो जाता है, यानी कि न्यूरॉन का अंतिम सिरा हो जाता है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये काम कैसे करता है। तो मेरे मित्र, अगर हम लोग नियंत्रण और समन्वय की बात करते हैं हम लोग अपने अंदर, जंतु के अंदर, तो हम लोग कहते हैं अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग के माइंड को जो पता लग जाता है, एक्चुअली में वही क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय है। जैसे आप कोई चीज खाते हो, खट्टा है या मीठा, ये आपके माइंड को पता चल जाता है, लेकिन आप खट्टा या मीठा कहाँ पे लेते हो, अपने मुंह में लेते हो। ठीक इसी तरह से किसी चीज को आप स्मेल करते हो, तो स्मेल करते हो तो सर क्या होता है, तो आप कहते सर अच्छा हो या बुरा, हमको पता लग जाता है। ये जो स्मेल आपको अच्छा या बुरा लग रहा है, या फिर जो स्वाद अच्छा या खराब लग रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, तो सर ये हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया है उसकी वजह से हो रहा है। सवाल ये है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, हम लोग के माइंड को कैसे पता चलता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग कोई चीज खाते हैं, पीते हैं, या कुछ हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन होता है जो हमारे माइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज को स्मेल करा, तो स्मेल करेंगे तो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, तो जो स्मेल को डिटेक्ट आप कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं संवेदना। क्या बोलते हैं सर, संवेदना। जैसे कोई चीज आपने खाया तो खट्टा या मीठा लगा, तो इसकी संवेदना हुई आपके अंदर, सेंसेशन हुई। जनरली जो सेंसेशन होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा रिसीव किया जाता है कि किस प्रकार का सेंसेशन है। सेंस ऑर्गन कितने हैं आप सबों को मालूम है, 5 हैं। अगर हम लोग बात करें सेंस ऑर्गन की तो आप सभी कहेंगे गुरुजी टंग है, स्किन है, हमारा नोज है, आई है, इन सबको हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ये सभी चीज क्या करते हैं, तो अलग अलग संवेदना को अपने अंदर ग्रहित करते हैं, या आप कह सकते हो कि अलग अलग संवेदना को कलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही सेंस ऑर्गन अलग अलग संवेदना को कलेक्ट करता है, तो सर ये जो आपका न्यूरॉन है और इसका जो ये डेंड्राइट है, ये जो डेंड्राइट है ये क्या करता है, तो आपके सेंस ऑर्गन से उन सभी सूचनाओं को अपने पास ले लेता है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपके आसपास में कोई बाह्य उद्दीपन हो, या फिर आपके सेंस ऑर्गन के द्वारा जो कुछ भी सूचनाएं आपके बॉडी को दी जाती है, एक्चुअल में वो संवेदनाएं किसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और यहाँ पे डेंड्राइट पे क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, और नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेग कहते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे कि जो न्यूरॉन है जिसका ये वाला संरचना डेंड्राइट कहलाता है, ये क्या करता है, तो सेंस ऑर्गन से, या हम कह सकते हैं विभिन्न अंगों से अलग अलग तरह के संवेदनाओं को एक्वाइट करता है, यानी कि उससे ग्रहित करता है। और जैसे ही डेंड्राइट अलग अलग संवेदनाओं को ग्रहित करता है, तो यहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिस वजह से यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस हो जाता है, विद्युत आवेग प्रोड्यूस हो जाता है। और ये विद्युत आवेग कहां चला आता है, तो इस पूरे सेल बॉडी में फैल जाता है। यानी कि आप जो ये कह रहे हो कि डेंड्राइट जैसे ही सेंस ऑर्गन से अपना क्या लिया, सारा सूचना लिया, तो इसके वजह से यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, तो सर इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस हुआ। अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइट से किस में चला जाता है, डेंड्राइट से जो है वो पूरे सेल के बॉडी में चला जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस का सेल, सॉरी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है उसमें चला जाता है। और जैसे ही इसमें जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये फिर यहां से, यानी कि न्यूरॉन के सेल बॉडी से क्या होता है, तो सर इस तरह से प्रवाहित होता है, इस तरह से प्रवाहित होता है, एक्सॉन होते हुए प्रवाहित होता है, और यहां पे आकर के खत्म हो जाता है। ध्यान से समझिएगा सर, आपको बताना है विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा। हमने क्या समझाया आपको कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, हमारा नर्वस सिस्टम जिम्मेदार होगा। उसमें कौन मेन रोल प्ले कर रहा है, तो सर न्यूरॉन मेन रोल प्ले कर रहा है। कैसे होगा, तो सेंस ऑर्गन के थ्रू जो कुछ भी इसको इंफॉर्मेशन मिलेगा वो डेंड्राइट के द्वारा क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। जैसे ही डेंड्राइट कलेक्ट करेगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब प्रोड्यूस होगा तो वो कहां चला जाएगा, सर ये पूरे सेल बॉडी में, न्यूरॉन के पूरे सेल बॉडी में या साइटोन में चला जाएगा, और फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो एक्सॉन के सहारे क्या होगा, तो सर
नर्व एंड तक आएगा, यानी कि न्यूरॉन के अंतिम सिरा तक जाएगा। और मेरे मित्र यहां पे अगर कोई और दूसरा न्यूरॉन होगा तो वो जो इंपल्स है वो क्या होगा, उसको ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पूरे बॉडी के अंदर क्या होगी, तो सर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया है या नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। तो मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि एक्चुअली में न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो किधर से किधर जा रहा है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जा रहा है। सेल बॉडी से किसके तरफ जा रहा है, एक्सॉन के तरफ जा रहा है। सेल बॉडी से इधर पीछे की ओर जा रहा है और इसको एक्सॉन होते हुए ले जा रहा है कहां तक सर, तो सर नर्व एंडिंग तक। मतलब ये हुआ कि जो न्यूरॉन के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स का चालन होगा, प्रवाह होगा, वो क्या होगा, तो सेल बॉडी से पीछे की ओर होगा। क्या होगा, सेल बॉडी से पीछे की ओर होगा। आप कहेंगे सर ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, और अब हम ये कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये चारों डायग्राम है जिसमें अलग अलग न्यूरॉन का डायरेक्शन दिखाया गया है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के प्रवाह का डायरेक्शन दिखाया गया है, इसमें ये हमारा क्या होगा, आप कहेंगे डेंड्राइट हो जाएगा, ये सेल बॉडी हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक्सॉन होगा। आप जरा सा हमको ये बताइए कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स है तो इंपल्स कैसे जाएगा। आप कहेंगे सर नियमतः जो आपने अभी जस्ट पढ़ाया है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, आप अपने आप इस डायग्राम में छांट लेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। ऐसे जाना चाहिए। अब ऐसे जाएगा तब ये क्या करेगा, तो सर ये जो यहाँ पे गैप है, ध्यान में रखिएगा कि दो न्यूरॉन के जुड़ाव स्थल को सिनेप्स बोला जाता है। और जुड़ाव स्थल कैसे, ये ना कि दोनों के चक्कर का भाग जुड़ गया ना, ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो न्यूरॉन का एक्सोनल नर्व एंड है ये इसके साथ जुड़ेगा, डेंड्राइट के साथ जुड़ेगा, तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे न्यूरॉन का जुड़ाव हो रहा है। और ये जो यहाँ पे गैप देख रहे हैं ना, इसी गैप को सिनेप्स बोलते हैं। तो दो न्यूरॉन के जुड़ने के जगह पे जो खाली स्थान बच जाता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स का प्रवाह इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि आपका ये डायरेक्शन कैसे दिया गया है, इस एरो पे गौर फरमाएंगे सर, डायरेक्शन आपका इस तरह से दिया गया है, डायरेक्शन आपका इस तरह से दिया गया है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से समझेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो सर ये दोनों न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो एक ही डायरेक्शन में है, और ये पहले से ही गलत है, क्योंकि दो न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स तभी प्रवाहित होगा जब एक का सेल बॉडी, या आप कह सकते हो कि एक का जो डेंड्राइट्स है वो दूसरे के एक्सोन के नजदीक होगा। ये यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, इसका डायरेक्शन गलत है। क्यों, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन रहा है, डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी में जा रहा है, तो ये भी तो इस डायरेक्शन में होगा। हाँ, ये चीज यहां पे रहता तब हम लोग कहते सही है, लेकिन ये क्या है, डायरेक्शन को इधर दिखाया गया है, ये पहले ही गलत था। इसमें सर ये दोनों जो है यहां पे है, ये तो सर ऑलरेडी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब भी न्यूरॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रवाहित होगा, तो सर हमको क्या चाहिए, सेल बॉडी, और सेल बॉडी कह सकते हो, या फिर डेंड्राइट्स और एक्सॉन चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो डेंड्राइट्स है, तो ये गलत हो गया सर। अब आइएगा तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन में क्या देख रहे हैं कि सर ये हमारा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। अब यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहां पे बात करें तो आप कहेंगे सर ये भी डेंड्राइट्स है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल बॉडी है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे आएगा। तो सर जब भी न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रवाहित होगा, विद्युत आवेग प्रवाहित होगा, तो ये क्या होगा, तो सर जो सेल बॉडी है उसके पीछे से प्रवाहित होगा। अभी जस्ट हमने बताया है कि सेल बॉडी के पीछे से प्रवाहित होगा, तो यहाँ पे भी सेल बॉडी के पीछे से प्रवाहित हो रहा है। साथ ही आप क्या देख रहे हैं, ये जो डेंड्राइट्स है, ये जो आपका डेंड्राइट्स है, ये इस न्यूरॉन के एंडिंग से जुड़ा हुआ है, इस न्यूरॉन के एंडिंग से, यानी कि किससे जुड़ा हुआ है सर, न्यूरॉन के अंतिम सिरा से जुड़ा हुआ है, नर्व एंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस डेंड्राइट्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये पूरे सेल बॉडी में आ रहा है, और ये सेल बॉडी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को
एक्सॉन के सहारे क्या कर रहा है, तो न्यूरॉन के अंतिम सिरा तक भेज रहा है। और यहाँ पे दोनों न्यूरॉन जुड़े हैं तो इसके बीच के जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इसके डेंड्राइट को ट्रांसफर कर देगा। अब ये डेंड्राइट्स पूरे सेल बॉडी में ले आएगा और पूरा जो ये सेल बॉडी है ये फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करेगा, तो गुरुजी ये एक्सॉन के सहारे इसको पीछे की ओर ट्रांसफर कर देगा। आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है। यस मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल ही सही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सही डायरेक्शन भी दिया हुआ है और सही डायग्राम भी दिया हुआ है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 का ही नहीं होगा, तो मेरे मित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सर एक जो है हमारा डेंड्राइट्स का ये डायग्राम रहना चाहिए और एक हमारा एक्सॉन का अंतिम सिरा या न्यूरॉन का अंतिम सिरा रहता। लेकिन यहाँ पे तो दोनों न्यूरॉन का अंतिम सिरा है, यहाँ पे आपका दोनों न्यूरॉन का अंतिम सिरा है, तो सर ये भी गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको न्यूरॉन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जब भी आपको न्यूरॉन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो न्यूरॉन का ये वाला पार्ट होगा, डेंड्राइट होगा, ये क्या करेगा, विभिन्न संवेदी ऑर्गेन से संवेदनाओं को कलेक्ट करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो पूरे सेल बॉडी में चला जाएगा और वो क्या होगा, तो सर सेल बॉडी के पीछे से एक्सॉन के सहारे वो नर्व के एंड तक जाएगा, यानी कि न्यूरॉन के अंतिम सिरा तक जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझिएगा सर, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं और पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि चित्र 8.3 में दिखाए गए निम्नलिखित से संबंधित भागों को नामांकित कीजिए। पहला है ऑप्शन अंडे का उत्पादन, दूसरा है निषेचन का स्थल, तीसरा है आरोपण का स्थल, चौथा है शुक्राणु का प्रवेश। ध्यान से समझिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अंग्रेजी वाले होंगे, उनको दिक्कत हो रहा होगा। अंडे का उत्पादन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एग कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एग कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एग कहते हैं। निषेचन का स्थल इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन प्लेस बोल सकते हैं या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा सही रहेगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आरोपण का स्थल तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। और ये है शुक्राणु का प्रवेश यानी कि एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि चित्र 8.3 में ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है सर, फिगर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अंडे का उत्पादन स्थल कौन सा होगा, निषेचन का स्थल कौन सा होगा, आरोपण का स्थल कौन सा होगा, शुक्राणु का प्रवेश स्थल कौन सा होगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या डिस्कस करना होगा, सबसे पहले आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फीमेल का, इसके अलग अलग पार्ट कौन से होते हैं इसको डिस्कस करना होगा। आप कहेंगे कि सर अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलग अलग पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करें, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या है, वेजिना है। ये क्या है, वेजिना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। ध्यान देंगे कि ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आप सभी याद रखना कि इस वाले पार्ट को हम लोग गर्भाशय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यूटेरस बोला जाता है। और ध्यान देंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाएगा, इसको सर्विक्स बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और ध्यान देंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ओवरी। क्या कहलाएगा, ओवरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और ध्यान से समझेंगे सर कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसी को क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, या इसी को आप ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलग अलग हिस्से की, तो ये क्या हो जाता है, वेजाइना, जिसको योनि बोला जाता है, ये सर्विक्स, ये गर्भाशय, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब।
मेरे मित्र आप सबों को इतना तो जरूर मालूम है कि जब भी हम लोग फीमेल में अंडे के उत्पादन की बात करते हैं, जब भी हम लोग फीमेल में किसकी बात करते हैं, अंडे के उत्पादन की बात करते हैं, अंडे के उत्पादन की बात करते हैं, तो अंडे का उत्पादन कहां से होता है, अंडे का उत्पादन कहां से होता है? आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कई बार रटा है, अंडाशय से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और साथ ही ध्यान देंगे कि हमारा पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि अंडे का उत्पादन कहां से होगा, ओवरी से, इस वाले हिस्से से होगा। ध्यान में रखिएगा कि जब गर्ल्स जन्म लेती है तो उसी वक्त तो उसके बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, इमेच्योर, हजारों इमेच्योर एग होता है, जो जैसे जैसे वो प्यूबर्टी के स्टेज में आते जाती है तो वैसे वैसे उसका जो इमेच्योर एग है वो क्या होता है, तो सर अपने आप को मैच्योर करता है। और ये जो मैच्योर होता है वही मासिक धर्म के रूप में क्या होता है, तो सर अंडो उत्सर्ग के रूप में निकलते रहता है। दो ओवरी होते हैं, दोनों प्रत्येक माह नहीं बनाते हैं एक साथ अंडा, ये अल्टरनेट माह में क्या करते हैं, अगर पहला माह ये बनाया तो दूसरा माह में ये बनाएगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो फीमेल के बॉडी में अंडे का उत्पादन कहां से होगा, ओवरी से होगा, यानी कि अंडाशय से होगा। पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। निषेचन का स्थल, मेरे मित्र आप सबों ने कई बार इसको याद करा होगा कि इन अ फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन इज अकर्स एट द फैलोपियन ट्यूब। निषेचन कहां पे होगा, आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में होगा। निषेचन कहां पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यही आपका क्या है, तो सर ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है सर। तो आपका पहला अंडे का उत्पादन कहां हो रहा है, सर अंडाशय में। निषेचन कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब। अब नेक्स्ट है आरोपण का स्थल, यानी कि साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि जो फर्टिलाइज एग है वो कहां पे जाकर के इंप्लांट होता है, तो आप सभी याद रखना गर्भाशय में जाकर के क्या होता है, इंप्लांट होता है। तो जो आरोपण का स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सर, इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आरोपण का स्थल क्या हो जाएगा, आप सभी याद रखना गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। फिर है शुक्राणु का प्रवेश। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे किसके, शुक्राणु के प्रवेश की, तो फीमेल के बॉडी के अंदर शुक्राणु कैसे प्रवेश करेगा, तो आप कहेंगे गुरुजी संभोग के दौरान या फिर मैथुन के दौरान। तो शुक्राणु के प्रवेश के दौरान जो इंटरनल आपका ये होता है, निषेचन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, उसके लिए स्पर्म का पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो स्पर्म पहुंचेगा तो किसके सहारे, तो गुरुजी वेजाइना के सहारे। किसके सहारे, वेजाइना के सहारे। यानी कि जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि शुक्राणु का प्रवेश कहां से होगा, तो आप कहेंगे वेजाइना के थ्रू होगा। और ये फिर कहां चला जाएगा, तो सर फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे क्या होगा, तो सर अंडा मिलेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। जैसे ये फर्टाइल होगा वो फिर से कहां होगा, तो सर गर्भाशय में आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि ये ओविडक्ट जो है वो किससे कनेक्ट होता है, गर्भाशय से कनेक्ट होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा था कि चित्र 8.3 में दिखाए गए निम्नलिखित से संबंधित भागों को नामांकित कीजिए। तो अंडे का उत्पादन स्थल आप कहेंगे सर ओवरी, निषेचन का स्थल फैलोपियन ट्यूब, आरोपण का स्थल गर्भाशय और शुक्राणु का प्रवेश आप कहेंगे वेजाइना। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चित्र में, ध्यान से पढ़िएगा कि चित्र 8.1 में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये होता क्या है, तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम लोग मूलांकुर की। किसकी बात करेंगे, मूलांकुर की, मूलांकुर की। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, मूलांकुर मतलब मूल। क्या लिखा हुआ है, मूलांकुर मतलब मूल। तो कोई भी पौधा होगा उसका मूल पार्ट क्या होगा, आप कहेंगे सर उसका तो जड़ होगा।
कोई भी पौधा होगा उसका मूल पार्ट क्या होगा, उसका जड़ होगा। तो यहाँ पे जो मूलांकुर की बात की जा रही है, तो ये मूलांकुर क्या है, तो सर ये मूलांकुर वो चीज है जो बाद में चल करके किस में विकसित हो जाती है, जड़ में विकसित हो जाती है। तो जहां पे भी मूलांकुर की बात की जाए, आपका माइंड ये इंडिकेट करना चाहिए कि यहाँ पे जड़ की बात की जा रही है, ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग भविष्य का जड़ भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं ये भी समझेंगे। दूसरा आप सभी याद रखेंगे प्रांकुर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग इंग्लिश में प्ल्यूमुल कहते हैं। अच्छा ये क्या होता है, इसको हम लोग भाभी प्रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाभी प्रोह बोलते हैं। मतलब क्या कि जो तना होता है, जो तना होता है जब वो बचपन में होता है तब उसको प्रांकुर यानी कि प्ल्यूमुल बोला जाता है। और साथ ही तीसरा होता है आपका बीज पत्र, तीसरा होता है बीज पत्र, जिसको क्या बोला जाता है, कॉटिलेडन्स बोला जाता है। जिसमें क्या होता है, तो सर पौधे के भविष्य के लिए खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। और मेरे मित्र यहां पे आपको यह समझना होगा कि रेडिकल्स, प्ल्यूमुल और कॉटिलेडन ये तीनों ही आपको कहां पे मिलते हैं, तो सर जो बीज अंकुरित होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसी एक बीज के संरचना की, तो जनरली जो बीज अंकुरित होता है आपका, उसका संरचना आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, उसका संरचना कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो नीचे वाली संरचना है, ये जो नीचे वाली संरचना है, ये किस में तब्दील होगी, सर जड़ में तब्दील होगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, आप कहेंगे मूलांकुर बोला जाएगा। और ये जो ऊपर की ओर संरचना जा रही है, ये बाद में चल करके तना में विकसित हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रांकुर बोला जाएगा। और मेरे मित्र ये आप क्या देख रहे हैं, तो सर यही बीज पत्र कहलाता है, यानी कि कॉटिलेडन्स कहलाता है। भाई मेरे यही सेम चीज आपको यहाँ पे इस बीज में पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे सर, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो आपका ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं ये बताना है। तो ये जो ए है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो सर ये ऊपर वाले को कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ए जो है वो हमारा प्रांकुर है, यानी कि प्लूमल है, जिस जो क्या होगा, तो सर भावी तना में तब्दील होगा, भविष्य में तना में बदल जाएगा। और ये जो हमारा बी है, ये यहां पे जो आप देख रहे हैं इस टाइप का, यही क्या है आपका, आप कहेंगे गुरुजी ये है ना बीज पत्र है। क्या है, बीज पत्र, जिसमें क्या होता है, तो सर पौधे के लिए खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है, जो पौधे के अंकुरन में इसको क्या करता है, मदद करता है। और ये जो आप सी देख रहे हैं सर यहाँ पे, ये सी क्या है, आप कहेंगे सर ये तो जड़ में बदल जाएगा। तो मेरे मित्र इसी को मूलांकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूलांकुर बोला जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इस चीज को देखेंगे प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, तो ऑप्शन नंबर सी में ये चीज लिखा हुआ है। तो मेरे मित्र बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी सीड होगा तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। कौन कौन सा, तो ऊपर वाला पार्ट प्रांकुर, नीचे वाला पार्ट मूलांकुर, और बीच में जो जगह है जहां पे खाद्य पदार्थ रहेगा वो क्या कहलाएगा, बीजपत्र यानी कि कॉटिलेडन्स कहलाएगा। आइए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें तो आप अपना कंसेप्ट लगाए भी इसको कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। कहा जा रहा है कि चित्र 7.4 ए, बी और सी में कौन सा अधिक सही है और क्यों। क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन लिखना नहीं है। लेकिन सही कौन सा है ये चीज आपको चूज करना होगा। मेरे मित्र जरा सा आप ये बताओ कि अगर हम लोग किसी एक प्लांट के डायग्राम की बात करें, जैसे मान लो कि ये कोई आपका फूल है सर, ये कोई आपका फूल है, तो आप क्या कहेंगे गुरुजी, ये लीफ भी होगा, इस तरह से होगा। अच्छा जनरली ये बताओ कि अगर हम इसको गमला में लगा दें तो आपको कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग में से कोई कुकाठ बच्चा होगा जो ये गमला पे लात मारेगा और क्या हो जाएगा सर, गमला फूट जाएगा। अब ये गमला फूटेगा तो ये कुछ इस तरह से मान लो कि सर नीचे में आ गया। अब नीचे में आया तो गमला यहाँ पे भी होल हो गया है सर, इसका जड़ किधर जाएगा, मिट्टी की ओर जाएगा या आकाश की ओर जाएगा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, पौधे का जड़ जब भी होगा तो मिट्टी की ओर होगा, जबकि तना जो है वो किधर होगा, तो सर ऊपर की ओर होगा। भैया यही तो पहचानना है इसमें। आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है इसमें जड़ नीचे की ओर है, बिल्कुल है सर, और ये जो तना है ये ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जड़ भी ऊपर की ओर है और तना भी ऊपर की ओर है। ऐसा संभव है, जड़ो आकाश में रहे तनो आकाश में रहे। आप कहेंगे नहीं, तो काट दीजिए ना सर। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी में
यहाँ पे जड़ भी नीचे की ओर है और तना भी नीचे की ओर है। आप कहेंगे सर इकरो काट दीजिए, यह गलत है। सही कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। सही कौन है सर? ऑप्शन नंबर ए है। तो मेरे मित्र जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आप ये कुछ आइडिया लगाएंगे, आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे मित्र आप समूह को मालूम होना चाहिए, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया प्लांट में भी होती है, जंतु में भी होती है। तो जो प्लांट में होती है उसमें कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस भी होते हैं, बाह्य उद्दीपन भी होते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं पौधे में बाह्य उद्दीपन की, तो पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ता है। फिर उसका जो पौधे का जड़ होता है, पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ता है, पौधे का जड़ पृथ्वी की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो पौधे का जड़ पृथ्वी की ओर जाता है, तो पौधे का जड़ क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा। पौधे का रूट क्या है? तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। पौधे का जड़ क्या है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। पौधे जब भी बढ़ेगा तो वो किधर बढ़ेगा? पृथ्वी की ओर, नीचे में सर। और पौधे का जो तना होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है, यानी कि निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। मतलब ये हुआ कि वो गुरुत्व के अधीन नहीं जाएगा, वो ऊपर की ओर जाएगा। तो चूंकि हम लोग को कंसेप्ट से मालूम है कि प्लांट का रूट निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, सॉरी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, इसीलिए ये जड़ जो है वो जमीन के अंदर आएगा। जबकि जो प्लांट का स्टेम होता है वो क्या होता है? निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, इसलिए वो क्या होगा? तो सर जमीन से ऊपर की ओर जाएगा। तो रीजन इसका यही हुआ कि रूट क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और स्टेम क्या होता है? तो सर निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। तो आपको आंसर भी मिल गया और इसका कारण भी मिल गया। और ऐसे ध्यान में रखेंगे, इतना ज्यादा अगर आपको सिस्टमेटिकली याद नहीं रहता है तो जड़ हमेशा नीचे रहेगा, तना हमेशा ऊपर रहेगा, बाकी सारा चीज क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चित्र 7.5 में दिखाए गए न्यूरॉन के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। बताइए नहीं नामांकित होगा आप लोगों से? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, अभी जस्ट आपने बताया है। तो मेरे मित्र हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नामांकित करने की कोशिश कर लेते हैं। सर यहाँ पे ये ए है, तो ए किसको बता रहा है? आप कहेंगे गुरुजी ए जो है वो डेंड्राइट को बता रहा है, डेंड्राइट को बता रहा है। इसी को हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। ध्यान देंगे कि ये बी जो है ये किसको बता रहा है? तो सर ये वाले एरिया को बता रहा है। तो बी किसको बता रहा है सर? आप कहेंगे सर अभी नहीं करा, आप साइटोन बोले हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको हम लोग कोशिका काय कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका काय कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, पहले जमाने के जो लोग थे वो भगवान से जब प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमरा काया दीह, काया का मतलब क्या हुआ? शरीर। तो यहाँ पे जो हम सेल बॉडी कह रहे हैं इसी को शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है? कोशिकाएं बोला जाता है। ठीक है, अब देखो सर ये नेक्स्ट सी वाला पोर्शन, सी वाला पोर्शन बेसिकली इसको बता रहा है। ठीक है सर, सी वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली इसको बता रहा है। सर आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सी हमारा एक्सोन है, सी हमारा क्या है? एक्सोन है। और ये जो डी वाला पोर्शन है आप कहेंगे सर ये न्यूरॉन का अंतिम सिरा है। क्या है? न्यूरॉन का अंतिम सिरा है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। यही आपका कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से अब आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। और साथ ही अगर ये इस टाइप का प्रश्न आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।